हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका इकोसिस्टम। आज हम लोग पढ़ेंगे इकोसिस्टम की पहली हेडिंग इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ध्यान से समझिएगा। इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक at the various component of the environment, abiotic and biotic। ठीक है, तो आप पिछले जो क्लास पढ़े हैं उसमें आपने अलग अलग कंपोनेंट के बारे में इन्वायरमेंट के देखा है, और जिसको दो पार्ट में आपने डिवाइड किया था, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, ये दो कंपोनेंट की बात हुई थी, बायोटिक कंपोनेंट और एबायोटिक कंपोनेंट। You study how the individual biotic and abiotic factor affected each other and their surrounding। ठीक, तो वहाँ आपने स्टडी किया था तो कैसे इंडिविजुअल जो है बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर से प्रभावित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यू स्टडी हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, तो आपने पढ़ा था कि किस प्रकार बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को तथा अपने आसपास के वातावरण को प्रभावित करते हैं। आप पढ़ रहे हैं क्लास 12th बायोलॉजी। चैप्टर है आपका 12th, हेडिंग है आपका इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, इसमें आप पढ़े हैं इन अर्लियर क्लासेस यू हैव लुक at the various component of the environment, abiotic and biotic। ठीक, तो आपने पिछले क्लास में यह पढ़ा है कि हमारे इन्वायरमेंट के जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, एबायोटिक और बायोटिक। ठीक, यू स्टडी हाउ द इंडिविजुअल बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर अफेक्टेड ईच अदर एंड देयर सराउंडिंग। ठीक है, आपने अभी पढ़ा कि किस तरह से बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट व्यक्तिगत रूप से एक दूसरे को आपस में आसपास के इन्वायरमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक, लेट अस लुक एट दिस कंपोनेंट इन ए मोर इंटीग्रेटेड मैनर एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, लेट अस लुक, तो आइए देखते हैं एट दिस कंपोनेंट, ये जो कंपोनेंट्स हैं इन मोर इंटीग्रेटेड मैनर। ठीक है, आइए अब इन कंपोनेंट को हम लोग एक इंटीग्रेटेड मैनर में देखें एंड सी हाउ द फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस विद इन दिस कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम। ठीक है, और यह जाने कि इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट हैं उनके अंतर्गत एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम में कंपोनेंट में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक, तो अब हम इन घटकों को और अधिक इंटीग्रेटेड रूप से देखेंगे और यह जानने की कोशिश करेंगे कि इकोसिस्टम में इन कंपोनेंट के अंतर्गत एनर्जी का फ्लो कैसे होता है। इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट रिजल्ट इन ए फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन की वजह से, ठीक है, इंटरेक्शन की वजह से इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर एक विकसित होती है जो कि इकोसिस्टम की एक विशेषता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि बायोटिक और एबायोटिक के परस्पर, ठीक है, इंटरेक्शन से एक फिजिकल इन्वायरमेंट, एक फिजिकल स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो कि हर स्टेप पे इको
सिस्टम की विशेषता है, जो ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, ठीक है, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के इंटरेक्शन होने की वजह से रिजल्ट इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, फिजिकल स्ट्रक्चर्स का ही परिणाम है जिसकी वजह से बायोटिक और एबायोटिक इंटरेक्शंस होते हैं, और इससे प्रत्येक इकोसिस्टम की एक विशेषता होती है। आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमेरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इन स्पेशल कंपोजिशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन दैट इज पहचान, एंड एनुमिरेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज। ठीक है, तो प्लांट और एनिमल स्पीसीज की पहचान और उनकी कैलकुलेशन, गणना, ठीक है, कंपोजिशन ऑफ एन इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पेसिफिक कंपोजिशन। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम में प्लांट और एनिमल स्पीसीज की पहचान और गणना जो है इनके स्पीसीज के संगठन को प्रकट करता है, इनके स्पीसीज के कंपोजिशन को व्यक्त करता है। तो आइडेंटिफिकेशन एंड एनुमरेशन, ठीक है, ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज, प्लांट और एनिमल स्पीसीज की आइडेंटिफिकेशन, पहचान, और एनुमरेशन मतलब कैलकुलेशन, गणना जो है, एन इकोसिस्टम गिव इट्स स्पीसीज कंपोजिशन। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम की स्पीसीज कंपोजिशन को व्यक्त करता है। ठीक, तो जैविक और अजैविक कंपोनेंट के परस्पर क्रियाओं के फलस्वरूप एक भौतिक संरचना विकसित होती है जो प्रत्येक प्रकार के इकोसिस्टम की विशेषता है। एक इकोसिस्टम की प्लांट और एनिमल स्पीसीज की पहचान और गणना इसकी स्पीसीज के संगठन को प्रकट करता है। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑक्युपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसमें अलग अलग स्तर पे विभिन्न स्पीसीज का ऊर्ध्वाधर वितरण जो होता है उसको स्तर विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है, अलग अलग स्पीसीज का वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ऑक्युपाई डिफरेंट लेवल इज कॉल्ड स्ट्राटिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि डिफरेंट लेवल पर विभिन्न, ठीक है, स्पीसीज की वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है स्ट्राटिफिकेशन कहलाता है, स्तर विन्यास कहलाता है। तो विभिन्न स्तरों पर विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को स्तर विन्यास कहते हैं, स्ट्राटिफिकेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ट्री ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा आर लेवल ऑफ ए फॉरेस्ट, shrubs the second, and herb and grasses occupy bottom layer। ठीक, तो एग्जाम्पल के रूप में अगर देखा जाए, ट्री ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा, ट्री जो है वह एक जंगल में सर्वोपरि स्तर पे होता है, अर्थात सबसे ऊंचे स्तर पर होता है। ठीक है, लेयर ऑफ फॉरेस्ट, श्रब द सेकेंड, जबकि श्रब जो है वह सेकेंड स्तर पे है। हर्ब एंड ग्रास ऑक्युपाई द बॉटम लेयर, जबकि हर्ब और ग्रास जो होते हैं वे बॉटम लेयर पे होते हैं, अर्थात निचले स्तर पे होते हैं। तो एक जंगल में जो वृक्ष होता है वह सर्वोपरि ऊर्ध्वाधर स्तर पे होता है, झाड़ियाँ जो होती हैं वह द्वितीयक स्तर पे होती हैं, जड़ी बूटियाँ और घास जो होते हैं वह निचले लेयर पे होते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखें, द कंपोनेंट of the ecosystem are seen to function as a unit when you consider the following aspect। ठीक है, the component of ecosystem are seen in function, इकोसिस्टम के जो सारे कंपोनेंट हैं वे एक यूनिट के रूप में क्रियाशील दिखाई देते हैं जब
आप निम्न पहलुओं पर दृष्टि डालते हैं। तो द कंपोनेंट ऑफ द इकोसिस्टम आर सीन टू फंक्शन एज ए यूनिट व्हेन यू कंसीडर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। ठीक है, तो एक इकोसिस्टम में सारे जो कंपोनेंट हैं वो एक यूनिट के रूप में तब क्रियाशील, तब एक्टिव दिखाई देंगे जब आप निम्न पहलुओं पर विचार करेंगे। कौन कौन से वे एस्पेक्ट हैं जिन पर आपको विचार करना होगा? तो पहला है आपका प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आपको उत्पादकता की बात करनी होगी, प्रोडक्टिविटी। सेकेंड है आपका डीकम्पोजिशन। ठीक है, डीकम्पोजिशन, अपघटन के बारे में, डीकम्पोजर के बारे में। एनर्जी फ्लो, एनर्जी के फ्लो के बारे में। और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो किसी भी इकोसिस्टम में जो कंपोनेंट हैं वे एक क्रियाशील के रूप में तभी दिखाई देंगे जब आप निम्न विषय पे बात करेंगे। पहला है आपका प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता के बारे में, प्रोड्यूसर की बात करेंगे। डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर की बात करेंगे जिसमें आपका आएगा डीकम्पोजर, डीकम्पोजिशन, दैट इज डीकम्पोजर। एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो की आप बात करेंगे। एंड लास्ट में न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, तो उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह और पोषण चक्र, इन चार चीज़ों के बेस पे आप जो है किसी भी इकोसिस्टम में क्रियाशीलता की बात कर सकते हैं। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम, लेट अस टेक ए स्मॉल पॉन्ड एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के नेचर को समझने के लिए आइए एक छोटे से तालाब का उदाहरण लेते हैं। टू अंडरस्टैंड द इथोस ऑफ एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, एक एक्वाटिक इकोसिस्टम के गुण को समझने के लिए, एक जलीय पारितंत्र के गुणधर्म, प्रकृति को समझने के लिए आइए लेट अस टेक ए स्मॉल पॉन्ड एज एन एग्जाम्पल। तो आइए एक छोटे तालाब को उदाहरण के रूप में लेते हैं। दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन इवन द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एन एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, तो यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है जो हमें एक जलीय पारितंत्र में जहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता को समझने में सहायक है। ठीक, तो दिस इज फेयरली अ सेल्फ सस्टेन्ड यूनिट। ठीक है, यह जो है आपका फेयरली, बिना किसी बाधा के, एक ऑटोनॉमस सेल्फ सस्टेंस यूनिट है एंड रादर सिंपल एग्जाम्पल दैट एक्सप्लेन व्हेन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन दैट एग्जिस्ट इन एक्वाटिक इकोसिस्टम, जिसको आप एक सिंपल एग्जाम्पल के रूप में एक्सप्लेन कर सकते हैं इन कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को जो कि एक एक्वाटिक इकोसिस्टम में पाई जाती हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक जलीय पारितंत्र के गुणधर्म को समझने के लिए आइए एक छोटे से तालाब का उदाहरण लेते हैं। और यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी, ठीक है, सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, फेयरली अ सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट, यह एक औचित्यपूर्ण, स्वपोषी और अपेक्षित रूप से सरल उदाहरण है जो हमें एक जलीय पारितंत्र का एक्वाटिक इकोसिस्टम में यहाँ तक कि जटिल पारस्परिकता को समझने में सहायक है, कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन को समझने में सहायक है। अ पॉन्ड इज अ shallow water body in which all above mentioned four basic components of an ecosystem are well exhibited। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि एक पांड जो है, एक तालाब जो है, वह उथले पानी वाला एक जल निकाय है जिसमें एक पारितंत्र के सभी मूलभूत घटक बेहतर ढंग से प्रदर्शित होते हैं। ठीक है, ए पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी, पांड जो है वह शैलो वाटर बॉडी है, एक उथला पानी वाला एक जल निकाय है। ए पॉन्ड इज ए शैलो वाटर बॉडी इन विच ऑल द एबव मेंशन फोर बेसिक कंपोनेंट, ठीक है,
ऊपर जो आपके 4 बेसिक कंपोनेंट बताए गए हैं इकोसिस्टम के आर वेल एग्जिबिटेड, जहाँ पे वो चारों बेसिक कंपोनेंट पाए जाते हैं जिसकी बात आपने की है। पहली बात आपने किया था प्रोडक्टिविटी के बारे में, फिर आपने बात की थी प्रोडक्टिविटी के बाद डिकम्पोजिशन के बारे में, डिकम्पोजर के बारे में, ठीक है। फिर आपने बात की थी एनर्जी फ्लो के बारे में, ठीक है। किसकी बात की थी? एनर्जी फ्लो के बारे में। फिर आपने बात की थी न्यूट्रिएंट साइक्लिंग के बारे में। ये 4 चीज़ें किसी भी इकोसिस्टम को चाहिए, ये 4 ही चीज़ें जो है उस पांड में उपलब्ध है। ठीक, आगे देखते हैं। द एबायोटिक कंपोनेंट इन द वाटर with all the dissolved inorganic and organic substances and the rich soil deposit at the bottom of the pond, ठीक है। तो अगर हम एबायोटिक की बात करें पॉन्ड में, देखें ध्यान से, द एबायोटिक कंपोनेंट इन द वाटर विथ ऑल डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक है। वाटर में एबायोटिक कंपोनेंट की बात करें जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स हैं वे मिट्टी में प्रचुर मात्रा में तालाब के तली में जमा होते हैं, ठीक है। तो द एबायोटिक कंपोनेंट इन द वाटर विथ ऑल द डिजॉल्व इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड रिच सॉयल डिपॉजिट एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड, ठीक है। तो पानी एक अजैविक घटक है, ठीक है। वाटर जो है एक एबायोटिक कंपोनेंट है जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, तथा जो सॉइल होती है वह तालाब के तली में जमा होते हैं। आगे देखें। द सोलर इनपुट, द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ and other climatic condition regulate the rate of function of entire pond, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि जो सोलर इनपुट्स हैं, साइकिल ऑफ टेम्परेचर जो है, ठीक है, सौर निवेश कितना उसमें धूप पड़ रहा है, टेम्परेचर का जो साइकिल है, डे टाइम दिन की जो अवधि है, लंबाई जो है, और अन्य जो जलवायु परिस्थितियां हैं वे पूरे तालाब की क्रियाशीलता की दर को नियमित करते हैं, ठीक है। तो द सोलर इनपुट, द साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शंस ऑफ द एंटायर पॉन्ड, ठीक है। तो पूरे पॉन्ड के फंक्शन के रेट को, ठीक है, रेगुलेट किया जाता है सोलर इनपुट, साइकिल ऑफ टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन, ये रेगुलेट किए जाते हैं। सोलर इनपुट, साइकिल टेम्परेचर, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशन रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। सौर निवेश कितना धूप उसमें इंटर कर रहा है, ताप का चक्र क्या है, दिन की अवधि क्या है, यह सभी जो है जलवायु परिस्थितियां समूचे तालाब की क्रियाशीलता दर को नियमित करती हैं। द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट इंक्लूड द फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट हैं, ठीक है, जो स्वपोषी हैं, स्वपोषी जो हैं ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, ठीक है, देखिए ध्यान से। द ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट, जो ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट हैं, जो स्वपोषी है, जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, जिनमें आते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन, some algae and the floating submerged and marginal plant found at the edge, ठीक है। तो आप देख रहे हैं ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट जो हैं जैसे कि फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक जो हैं, सम एल्गी जो कुछ काई हैं, सवाल जो हैं, एंड फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, ठीक है, और प्लवक हैं जो डूबे हैं, एंड मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एज, ठीक है। किनारों पर सीमांत पादप तालाब के किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है, यह सब तालाब के किनारों पर
पाए जाते हैं। तो जो स्वपोषी घटक हैं जैसे कि पादप प्लवक, काई प्लवक और निमग्न किनारों पर सीमांत पादप तालाब के किनार पर पाए जाते हैं। ठीक है, तो सम एल्गी फ्लोटिंग सबमर्ज मार्जिनल प्लांट फाउंड एट द एज, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? किनारों पर पाए जाते हैं। द कंज्यूमर आर रिप्रेजेंटेड बाई जू प्लैंकटन। ठीक है, तो ये तो सब आपके ऑटोट्रॉफ में थे। अब कंज्यूमर की अगर बात किया जाए, जो कंज्यूमर्स हैं, जो खाने वाले हैं, उसमें कौन कौन आते हैं? जू प्लैंकटन, ठीक है, जो जू प्लैंकटन है, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स, ठीक है, देखें, द कंज्यूमर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई जू प्लैंकटन, द फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डिवेलिंग फॉर्म्स। ठीक है, तो कंज्यूमर का प्रतिनिधित्व जो है वह जू प्लैंकटन और स्वतंत्र प्लवी तथा तलीवासी जीव स्वरूपों द्वारा, ठीक है, इकोलॉजी किया जाता है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो एनिमल्स, छोटे छोटे एनिमल हैं जिन्हें जू प्लैंकटन कहते हैं, और जो फ्री स्विमिंग, जो मुख्य, ठीक है, फ्री रूप से तैरने वाले हैं, बॉटम ड्वेलिंग और जो बॉटम में रहने वाले हैं, ये सब आपके कंज्यूमर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं डीकम्पोजर की। द डीकम्पोजर, ठीक है, डीकम्पोजर कौन है? डीकम्पोजर आर द फंजाई, बैक्टीरिया एंड फ्लैजिलेट स्पेशली अबंडेंट इन बॉटम ऑफ द प्लांट। तो डीकम्पोजर के रूप में आपके फंजाई हैं, बैक्टीरिया हैं, फ्लैजिलेट्स हैं, और स्पेशली वे जो पांड के बॉटम में पाए जाते हैं, पांड की तली में पाए जाते हैं। ठीक है, तो द डीकम्पोजर, द फंजाई, बैक्टीरिया, फ्लैजिलेट स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पांड। ठीक है, तो अब घटक का उदाहरण है जो फंजाई है, बैक्टीरिया है, जो विशेष रूप से तालाब के तली में अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दिस सिस्टम परफॉर्म ऑल द फंक्शन ऑफ एनी इकोसिस्टम एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यह जो सिस्टम है वह सभी फंक्शन को करता है जो किसी भी इकोसिस्टम या बायोस्फीयर में होता है। तो यह तंत्र किसी भी पारितंत्र और कुल मिलाकर जीव मंडल की सभी प्रक्रियाओं को निष्पादित करते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो सिस्टम है वह परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ एनी इकोसिस्टम, किसी भी इकोसिस्टम में जो वर्क होते हैं वो सारे वर्क को यह सिस्टम करता है, एंड ऑफ द बायोस्फीयर एज ए होल। ठीक है, और कुल मिलाकर जीवमंडल में जो भी होता है वो सारी सिस्टम यहाँ पर होती है। दैट इज, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, यहाँ पर इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक मटेरियल को कन्वर्ज किया जाता है, बदला जाता है, विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाई ऑटोट्रॉफ्स। ठीक है, तो सन के रेडिएंट एनर्जी से ऑटोट्रॉफ्स के द्वारा इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्जन किया जाता है। कंज्यूमर्स ऑफ द ऑटोट्रॉफ बाय हेटेरोट्रॉफ्स। ठीक है, तो कंज्यूमर्स की अगर बात किया जाए, जो ऑटोट्रॉफ्स हैं उनको हेटेरोट्रॉफ्स जो हैं कंज्यूम करते हैं। ठीक है, स्वपोषी द्वारा सूर्य के विकिरण ऊर्जा का उपयोग करके अकार्बनिक तत्वों को कार्बनिक तत्वों में बदला जाता है। विभिन्न स्तर के जो हेटेरोट्रॉफ्स हैं वे ऑटोट्रॉफ्स का भक्षण करते हैं, खाते हैं। ठीक है, डीकम्पोजर्स एंड मिनरलाइजेशन ऑफ द डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाई ऑटोट्रॉफ्स। दीज इवेंट आर रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो विभिन्न स्तर के हेटेरोट्रॉफ्स हैं वह ऑटोट्रॉफ्स का भक्षण करते हैं। डीकम्पोजर्स जो हैं, ठीक है, डीकम्पोजर्स जो मृत जीव हैं की सामग्रियों का अपघटन होता है, खनिजीकरण होता है, और ऑटोट्रॉफ के लिए वह मुक्त किए जाते हैं, और इस घटना का रिपीटिशन जो है बार बार होता रहता है।
ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सारे वर्क हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। कंजप्शन बाय ऑटोट्रॉफ्स बाय हेटेरोट्रॉफ्स, डीकम्पोजिशन ऑफ मिनरलाइजेशन ऑफ डेड मैटर टू रिलीज देम बैक फॉर रीयूज बाय द ऑटोट्रॉफ, दीज इवेंट रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन। ठीक है, तो सारे वर्क यहाँ हो रहे हैं। ठीक है, पहला आपने देखा कन्वर्जन ऑफ इनऑर्गेनिक इनटू ऑर्गेनिक मटेरियल विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट एनर्जी ऑफ द सन बाय ऑटोट्रॉफ। ठीक है, तो इनऑर्गेनिक मटेरियल को ऑर्गेनिक मटेरियल में कन्वर्ट किया जा रहा है सन के रेडिएंट एनर्जी के हेल्प से ऑटोट्रॉफ के द्वारा। जो कंजप्शन की बात की जाए, कंजप्शन जो है ऑटोट्रॉफ का हेटेरोट्रॉफ के द्वारा किया जा रहा है। डीकम्पोजिशन की अगर बात किया जाए, डीकम्पोजर, तो डीकम्पोजर और मिनरलाइजेशन जो कि डेड मैटर का किया जा रहा है, वहाँ से जो रिलीज हो रहे हैं उनका यूज जो है ऑटोट्रॉफ्स कर रहे हैं, और यह कार्यक्रम जो है बार बार हो रहा है। ठीक, देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी का जो मूवमेंट है वह भी एक दिशात्मक हो रहा है, एक दिशा में हो रहा है। ठीक है, देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड द हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, तो हायर ट्रॉपिक लेवल की तरफ जो है एनर्जी का मूवमेंट जो है एक दिशा में हो रहा है। तो ऊर्जा की एक दिशी गतिशीलता उच्च पोषी स्तर की ओर हो रही है। ठीक है, एनर्जी जो है वह लोअर से अपर की तरफ जा रही है। देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, देयर इज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टूअर हायर ट्रॉपिक लेवल। ठीक है, एंड इट्स डिसिपेशन एंड लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, और हीट का जो है उसका अपव्यय भी हो रहा है, हीट जो है वह इन्वायरमेंट में मुक्त हो रही है, एंड डिसिपेशन एंड लॉस ऑफ हीट टू द इन्वायरमेंट। ठीक है, तो पर्यावरण में इसका अपव्यय और हीट के रूप में हानि होती है। ठीक है, तो डिसिपेशन एंड लॉस एज हीट टू द इन्वायरमेंट। ओके स्टूडेंट्स, तो एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर और फंक्शन कैसे होता है, एक पॉन्ड के इकोसिस्टम को लेकर आपने बातें की। एक इकोसिस्टम के लिए 4 चीज़ चाहिए, एक प्रोडक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है, डीकम्पोजिशन होना चाहिए, एनर्जी फ्लो होना चाहिए, और न्यूट्रिएंट साइक्लिंग होना चाहिए। तो एक पॉन्ड का एग्जाम्पल लेके आपने इन चारों चीज़ों की व्याख्या किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर दूसरी हेडिंग की बात की जाएगी प्रोडक्टिविटी के बारे में। थैंक यू।